हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर मॉम ब्लॉग्स। मैं आज आपको 9th क्लास की संचयन हिंदी की बुक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका पहला पाठ है गिल्लू, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कहानी को बता रही हूँ, जिसका नाम है गिल्लू। इस पाठ में गिल्लू एक गिलहरी का नाम है। लेखिका इस कहानी में लिखती हैं कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही एक फूलों का पौधा होता है जिसमें पीले पीले फूल लगते हैं, तो उन्होंने फूल को पीली कली कहा है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हुआ आया। उन्हें उस छोटा जीव अर्थात उस गिल्लू गिलहरी की याद आ रही है, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था, जो मतलब इस पौधे की हरी भरी पत्तियों में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लेखिका को उस छोटे से जीव की आज याद आ रही है। आज उन्हें उस फूल की याद नहीं आ रही है। पहले वो उस लताओं में फूल को खोजती थी, आज वो उस छोटे से प्राणी अर्थात गिल्लू को खोज रही हैं। परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, लेकिन शायद स्मरण में ही उन्हें याद आ रहा है कि वो तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी हो गया होगा, अर्थात वो मर चुका है। उनके स्मरण में वो यादों में सिर्फ रह गया है। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। लेखिका फिर अपने मन को समझाते हुए कहती है कि इस पीली कली के रूप में न जाने शायद वही मुझे चौंकाने के लिए ऊपर की तरफ आया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुओल जैसा खेल खेल रहे थे। छुआ छुओल का मतलब होता है लुका छुपी वाला खेल खेलना, है ना। तो यहाँ पर लेखिका अब अपने स्मरण की यादों में जाकर उस गिल्लू को याद करते हुए कहानी को विस्तार से बता रही हैं कि हुआ क्या था। वो अपनी कहानी में बताती हैं कि गिल्लू उन्हें कैसे और कब कहाँ मिला। एक दिन वो सवेरे कमरे से बाहर आई बरामदे में। वहाँ एक गमला था। उस गमले के चारों ओर कौवे इधर उधर चोंच मार रहे थे। उन्हें इस यह काक भूसुंडी भी विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित है। यहाँ पर काक भूसुंडी का मतलब है कौवा। कौवा को उन्होंने एक साथ समादृत भी कहा है, अनादृत भी कहा है, अति सम्मानित भी कहा है और अति अवमानित भी कहा है। इसी को वो आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी आने का मधु संदेश उनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कौवों के बारे में उन्होंने ये बातें कही हैं कि आखिर उन्हें हम लोग समादृत क्यों कहते हैं, अर्थात उन्हें आदर क्यों देते हैं, या और दूसरे ही पल उन्हें अनादर क्यों करते हैं। कभी उनको बहुत सम्मान मिलता है तो कभी बहुत अवमानना सहना पड़ता है, क्यों। दूसरी ओर कौवा काव काव करने को, उसके कौवे को काव काव करने की आवाज को अवमानना के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। लेखिका का ध्यान जो वो काकों के बारे में, कौवों के बारे में कह रही थी, उससे अचानक हटके गमले के पास चला गया, जहाँ पर उन्हें वो एक छोटा सा जीव नजर आया। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। वो गिलहरी का बच्चा उन लताओं के ऊपर बने हुए घोंसले से शायद
गिर गया था नीचे, जिसमें अपना आहार खोजते रहे थे और इसीलिए उस पर बार बार प्रहार कर रहे थे। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। उस गिलहरी के ऊपर वो दोनों कौवे जो बार बार अपनी चोंचों से मार रहे थे, उससे उस पर 2 घाव लग चुके थे, जिससे वो बिना प्राण का हो गया था और चुपचाप गमले से चिपका था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिल का मरहम लगाया। लेखिका बोलती है कि मेरा हृदय नहीं माना और मैंने उसे अपने कमरे में लेकर आई और उसके घाव पे जो खून बह रहा था उसे रुई से पोंछकर उसके ऊपर घाव पे लगाने वाली जो दवा होती है, उसको पेंसिलिन कहते हैं, उसे मरहम के रूप में लगा दिया। रुई की पतली पत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। वो चूंकि बहुत छोटा था, इसलिए लेखिका ने सोचा कि रुई की पतली बत्ती से उसके मुंह में दूध भिगो कर देने से शायद वो मुंह खोले, पर वो चूंकि निष्प्राण सा हो गया था, इसलिए वो मुंह नहीं खोल सका। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, लेकिन बहुत समय प्रयास करते करते कई घंटे बीत गए। इसके दौरान जब उसमें थोड़ी सी प्राण आए तो वो एक बूंद पानी पी सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। यहाँ नीले कांच का मतलब है ब्लू कलर की कांच की कोलियां होती है और गिलहरी की आंखें उन्हीं के समान दिखने में लगती हैं। तो लेखिका कह रही है कि 3 दिन बाद वह अच्छा हो गया और उसे आश्वस्त भी हो गया कि मैं एक सही जगह पर हूँ जहाँ मैं सुरक्षित हूँ, और वो लेखिका को अपना समझने लगा और उनकी उंगलियों को अपने 2 नन्हे छोटे छोटे पंजों से पकड़ लेता था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 महीने में वो इतना छोटा था। छोटे गिलहरी या किसी जानवर पे बहुत जल्दी रोएं नहीं आते हैं उनके, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके शरीर पर रोएं आने लगते। तो जैसे जैसे गिलहरी बड़ा होने लगा, उसके शरीर पे रोएं आ गए, उसका पूंछ भी झब्बेदार हो गया और उसकी आंखें भी एकदम चमकीली, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। जातिवाचक अर्थात वो अभी तक एक गिलहरी के रूप में था, लेकिन अब उसे लेखिका एक नाम दे रही है, जिसके कारण अब उसे व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया है। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका ने एक फूल की डाली ली, उसमें रुई को बिछाकर उसका बिस्तर जैसा बना दिया और उसे खिड़की से लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। लेखिका गिलहरी के बारे में बता रही है, गिल्लू के बारे में बता रही है कि जब वो लिखने बैठती थी तो वो अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करता था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु मतलब उसका छोटा सा शरीर
लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रखकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। चूँकि वो लेखिका को तंग करता था, इसलिए लेखिका इस तरह के उपाय करती थी। उसे एक इन्वेलप में डाल देती थी, लेकिन ऐसे डालती थी कि उसका सर और पंजा बाहर की तरफ रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। बसंत एक ऋतु होती है। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या करने लगी। गिलहरियों की भाषा होगी जिसमें वह गिल्लू को शायद अपनी तरफ बुलाती होगी या उनसे कुछ बातें करती होगी। वो खिड़की के बाहर रहती थी वो, और चूंकि गिल्लू खिड़की के अंदर था। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली। यहाँ लेखिका कहती है कि वो जाली के पास, खिड़की की जाली के पास बैठकर बाहर की अपनी ही जाति की गिलहरियों को देखता था, और शायद लेखिका को लगा कि इसे भी खेलने की इच्छा होती होगी, बाहर जाने की इच्छा होती होगी, इसलिए उन्होंने ये उपाय किया और अपनी खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया, जिससे वो बाहर जाने लगा। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाकर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से भी बचाना एक समस्या थी। चूँकि महादेवी वर्मा के यहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते थे, जिसमें बहुत सारे कुत्ते बिल्लियाँ थी, इसलिए वो उनसे भी उसको बचाना चाहती थी। आवश्यक कागज पन्नों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चूनट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका ये बात इसलिए कह रही है कि उनके पास जितने भी पशु पक्षी थे, उनके साथ उनका संबंध बहुत अच्छा था, लेकिन कोई भी उनके साथ एक थाली में खाना नहीं खाता था। यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है आपकी किताब के चौथे पन्ने पर, जिसमें साफ दिखाया गया है कि लेखिका जब मेज पर अपना भोजन करती थी तो वहीं पर किनारे में बैठकर थाली से बाहर गिल्लू भी उनके साथ खाना खाता था। उसी को लेखिका ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है। गिल्लू इनमें अपवाद था। गिल्लू अपवाद मतलब कि जो शायद ही कोई कोई ऐसा करता है। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। क्योंकि वो जानवर है, वो तो नहीं जानता ना कि कैसे खाना खाना है, तो वो जाके थाली में बैठ जाता था। बड़ी कठिनता से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मोटर दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट, गाड़ी से जो एक्सीडेंट होती है वो एक्सीडेंट लेखिका की हो गई थी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा था। उन दिनों
जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसे तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहता। यहाँ लेखिका ये बता रही हैं अपने बड़े ही सुंदर शब्दों में कि गिल्लू एक जानवर होकर भी अपने पालने वाले को कितना मिस कर रहा था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका जो सेविका होती है, जैसे नर्स कह सकते हो, वो गिलहरी को वो परिचारिका कह रही हैं, क्योंकि वो जब अस्वस्थ थी, जब मतलब वो बीमार थी और वो जब अपने तकिए पर सोती थी सर रख के, तो अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर के बालों को हल्के हल्के सहलाता था, जिससे लेखिका को अच्छा सुकून मिलता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। सुराही एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। जीवन यात्रा यानी कि उसकी ज़िंदगी अब शायद समाप्त होने वाली थी। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वो अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिससे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। जब वह बचपन में आया था तो भी वह इसी स्थिति में था, एकदम निष्प्राण सा। उस समय भी उसने लेखिका के उंगलियों को अपने नन्हे पंजों से पकड़ा था और वही स्थिति आज फिर उत्पन्न हो गई है। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उससे उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण यानी सूर्योदय के समय स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात गिल्लू की मृत्यु हो गई। उसका झूला उतारकर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और उस सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि। सोन जूही का जो पौधा था जहाँ से गिल्लू मिला था, उसी की जड़ों में उसको दफना दिया गया, उसको गाड़ दिया गया। इसलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। उसे शायद वो लता बहुत प्रिय थी, लेखिका ने ये सोचा, और इसलिए उस प्राणी को, उस छोटे से जीव को वहीं पर उन्होंने मिट्टी में दफन करवा दिया। किसी वासंतिक दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका को लगता है कि फिर बसंत आएगा, फिर जूही के पौधे में फूल लगेंगे और उस छोटे से फूल में वो मुझे दिखेगा और मुझे संतोष होगा। जूही के पिताब यानी कि जूही के फूलों के, पीले फूलों के में वो मुझे दिखेगा। ये पाठ यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। अगर इस पाठ में आपको कोई भी ऐसा शब्द जो आपको जिनके अर्थ आपको नहीं आते हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर दूंगी। थैंक यू।